हेलो। नमस्कार मित्रों। आज एक करंट का मुद्दा है, काफी चर्चा का विषय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित। शायद आप बहुत सारे खबरों के माध्यम से, लेकिन थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि केवल इंफॉर्मेटिव हो करके समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, समसामयिक घटनाओं को भी हम अच्छी तरीके से मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी प्रश्न आएगा तो उस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। तो चुनावी बांड जो असंवैधानिक घोषित किया, ये भी 2017 के वित्तीय वर्ष में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के द्वारा वित्त विधेयक के माध्यम से यह चुनावी बांड स्कीम को लाया गया। ये 2018 में लागू की, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और आप लोगों ने सुना होगा असंवैधानिक घोषित, क्योंकि यह विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी, यानी जानने के अधिकार, जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है, राइट टू नो, उसके प्रतिकूल है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इतना समझदारी या इतना केवल इंफॉर्मेशन रख करके समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करने की आप नहीं, इसलिए इसके पहले और जानना जरूरी है ये क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनावी बांड भी एक प्रकार का इलेक्टोरल रिफॉर्म का ही पार्ट होगा। तो जब भी चुनावी सुधार की बात करते हैं हम लोग, जब भी चुनावी सुधार की बात करते हैं, चुनाव सुधार के संदर्भ में, चुनाव सुधार के संदर्भ में देखा जाए तो तीन बातों का उल्लेख किया जाता है। किस 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 चीज में सुधार हो। इलेक्शन जब रिफॉर्म की, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, तो किस किस चीज में सुधार होने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में चुनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बल्कि कहीं उस ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव कितना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे यहाँ एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन भी है। जब भी हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि पार्टी के अंदर सुधार हो, पार्टी में रिफॉर्म हो। पॉलिटिकल पार्टी में जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो पहला चीज तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, आज आप लोगों ने सुना है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण बढ़ा है। आज राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आपराधिक प्रविष्टि के लोग संसद और विधानसभाओं में प्रवेश पा रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। इसका मतलब आज हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण एवं अपराध के राजनीतिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करेंगे तो फिर हम लोगों को क्रिमिनलाइजेशन पर भी बात करना पड़ेगा, आपराधिक राजनीति का अपराधीकरण पर भी बात करना पड़ेगा। राजनीति का अपराधीकरण, या आज हम लोग उससे और आगे चले गया, भारत अपराध का भी राजनीतिकरण हो चुका है। तीसरी चीज इलेक्टोरल रिफॉर्म में आता है फाइनेंस का, वित्त का मामला। दूसरा चीज आता है फाइनेंस, वित्त का, फाइनेंस।
आज हम लोग फाइनेंस की ही बात करने जा रहे हैं, वित्त का ही हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में आप लोगों ने सुना है कि बहुत सारी कमेटी भी भारत में गठित हुई है। हर के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की कमेटी भी गठित हुई है। विभिन्न प्रकार की कमेटी, इसमें से बीएम तारकुंडे समिति, बीएम तारकुंडे समिति नाम सुना होगा। जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं तो बीएम तारकुंडे का नाम सुन। बीएम तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था और बीएम तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर ही आप लोगों ने सुना होगा और जानते भी, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये बीएम तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1989 में जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, उसके लिए 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। दूसरा, जब भी हम लोग नाम देते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, एक बहुत पॉपुलर नाम आता है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नाम सुना होगा दिनेश गोस्वामी समिति। ये 1990 के आसपास गठित हुआ है। और तीसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और संयुक्त मोर्चा सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे, एस.डी. देवगौड़ा की सरकार में देश के गृह मंत्री थे, जिसका नाम इंद्रजीत गुप्त था। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी गठित हुई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में कमेटी गठित हुई थी और इन्होंने पहली बार पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की बात किया था। पहली बार फंडिंग की बात हुआ था इन्होंने, लेकिन ये स्टेट फंडिंग की बात किए थे। एक कोष बनाया जाए और पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग दिया जाए, ताकि चुनाव में जो बढ़ रहा धनबल और बाहुबल है उसके प्रभाव को रोका जाए। क्योंकि आप लोग आज जानते हैं कि आज चुनाव वही जीत सकता है जिसके पास मनी एंड मसल्स पावर है। हालांकि मसल्स पावर को बहुत कुछ सीमित किया जा चुका है, लेकिन मनी पावर को तो सीमित नहीं किया जा सकता है। इसे जब तक मनी पावर को नहीं रोकेगी तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि पैसा दे करके वोट खरीदा जा सकता है। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे चुनावों में पैसे से वोट खरीदा जाता है। इसका मतलब जब मनी पावर होगा, पैसा होगा, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी मतदाताओं से वोट खरीदता है। इसका मतलब कैसे निष्पक्ष चुनाव? जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितना फंडिंग होगा, पैसा होगा, तो पॉलिटिकल पार्टी मतदाताओं को उतना ही अपने पक्ष में करने में सफल हो जाएगा। इसका मतलब आजकल कुल चुनाव पैसे का गेम हो गया है, इसलिए इस पर बात तो होना ही चाहिए। और इसी की बात आगे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आ रहा है। तो ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में कुछ कमेटी गठित हुई, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में केवल समितियों का ही योगदान नहीं है। हमारे यहां इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में लॉ कमीशन की ही बहुत सारी रिपोर्ट है। हमारे यहां इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। और इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं के माध्यम से इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में डिसीजन दिया है। कई याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में क्या दिया है? डिसीजन दिया है। उसमें से
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एडीआर जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये एक एनजीओ है, ये एक गैर सरकारी संगठन है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जिसे आप लोग कहते हैं, ये एक गैर सरकारी संगठन है, यानी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। इन्होंने याचिका दायर किया। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के संदर्भ में आया है, उसमें भी एडीआर का रोल था, उसमें भी इन्होंने याचिका दायर किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी याचिका दायर किया। एडीआर का बहुत बड़ा महत्व है, इसका सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ी भूमिका है इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका में इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में कई सारे डिसीजन दिए हैं। उसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उच्चतम न्यायालय का कुछ निर्णय आता है। उच्चतम न्यायालय के कई डिसीजन आए हैं, आपको कुछ डिसीजन मैं बताता भी हूं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, और आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रीलिम्स भी काम आएगा, है तो करंट का इशू, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई डिसीजन दिया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के बारे में, यानी जो मतदाता जिस उम्मीदवार का समर्थन करने जा रहा है, जिस पार्टी का समर्थन करने जा रहा है, उस उम्मीदवार के बारे में वो जानने का अधिकार रखता है। उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उसकी वित्तीय लेनदारी देनदारियां क्या है, ये जानने का अधिकार एक मतदाता के नाते है। इसको जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का अधिकार है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानने का अधिकार है प्रत्येक मतदाता को अपने उम्मीदवार या पार्टी को जिसको वो समर्थन करने जा रहा है, कि उसका शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी वित्तीय लेनदारी देनदारी क्या है। मतलब है उसको पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, ये भी जानना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो क्या डिसीजन है कि अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार, और ये जानने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसका मतलब एक मतदाता को इस बात की जानने का अधिकार है के बारे में जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जिस उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है, उसके बारे में उसे जानने का अधिकार है कि उसकी शैक्षणिक आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय लेनदारी देनदारी क्या है, सारी चीज जानने का अधिकार। इसका मतलब है कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में ही है, विचार और व्यक्ति की सत्ता में ही जानने का अधिकार है। इसका मतलब ये नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। कन्फर्म हुआ, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। दूसरा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन किया गया, जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि अगर किसी सांसद या विधायक को, एमपी या एमएलए को किसी भी कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष की सजा
तय कर दी जाती है, 2 वर्ष की सजा मिल जाती है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 सब क्लास 4, 8 सब क्लास 4 के तहत उसको संसद या विधायक की समाप्त हो जाएगी, उसकी संसद एवं विधायक की समाप्त हो जाएगी। इसी में आप लोगों ने सुना होगा राहुल गांधी का केस आया था। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया, 2 वर्ष की सजा सुनाया, उनकी लोकसभा सत्ता समाप्त हो गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। हालांकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में धारा 8 सब क्लास 4 में पहले से बरकरार था, लेकिन ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके निर्णय के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। इसका मतलब कब तक वो निर्णय आएगा, तब तक हम चुनाव लड़ते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 सब क्लास 4 के तहत किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 वर्ष की सजा प्राप्त हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और बाकी ये तय होगा तो कितने वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो, आगे तय होगा कितने वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य घोषित होगा। एक तो ये भी रिफॉर्म हुआ, जनप्रतिनिधि अधिनियम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में। तीसरा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव 1951 में सुधार हुआ। तीसरा, एक आप लोगों ने और सुना होगा जिसको हम लोग नोटा कहते हैं। हम मतदाता हैं कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो एक मतदाताओं में वोट डालने के प्रति धीरे धीरे उत्साह समाप्त होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई किसी को वोट नहीं देना है, इनमें से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देना है, इसके लिए नोटा की व्यवस्था कर दो। ईवीएम मशीन में एक लास्ट विकल्प नोटा भी रख दो, भाई हमको इनमें से किसी को नहीं देना है। यहां भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत नोटा आया। नोटा नाम सुना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत आया। इसका मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी पहल किया है। अब ये याचिका दायर होती गई के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, और आप लोग गवर्नेंस में सभ्य समाज पढ़ते हैं। नागरिक समाज समाज का वह हिस्सा है जो मानसिक रूप से परिपक्व है, चारित्रिक रूप से नॉन गवर्नमेंटल, और सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ है। सिविल सोसाइटी लोकतंत्र के 5वां स्तंभ माना गया। इसका मतलब है अगर सभ्य समाज नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सिविल सोसाइटी का होना आवश्यक है। सिविल सोसाइटी सभ्य समाज जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। अरे बात समझ में, जनता की आवाज है। तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी का भी रोल है, और सिविल सोसाइटी के द्वारा जो याचिका दायर की गई उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। यह भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में अब हम लोग बात की। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ मुझे लगता है कि यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या। अब आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड स्कीम, इसकी शुरुआत 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से लगाया गया, जिसे 2018 में लागू किया।
चुनावी बांड का जो स्कीम आया है 2017-18 के वित्तीय वर्ष में आया। फाइनेंशियल बिल में वित्त विधेयक के माध्यम से इसे लाया गया था और 2018 से इसे लागू किया। इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए साधन प्रदान करते। इलेक्ट्रॉनिक्स बांड जो है, चुनावी बांड जो है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लिए एक साधन प्रदान करता है, जो कि 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बांड खरीद सकता। और वो बांड केवल एसबीआई बैंक से ही खरीदा जा सकता है। एसबीआई बैंक को ही प्राइस किया गया, वही बांड बेच। अब 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बांड, लेकिन जो बांड खरीद रहा है पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यहीं पर समझ, जो बॉन्ड खरीदा पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर बॉन्ड खरीदेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड देगा, लेकिन बॉन्ड देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, गुमराह रखा जाएगा। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र और गोपनीयता एक दूसरे के विरोधी है, और भारत में सूचना का अधिकार भी है। और सूचना का अधिकार और गोपनीयता एक दूसरे की। हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005 पारित हो। इसका मतलब जो बॉन्ड खरीद करके पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में दे रहा है, उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कन्फर्म। इस बॉन्ड की वैलिडिटी, वैधता सीमा 15 दिन का था। 15 दिन के अंदर जाकर के आप बॉन्ड को कैश करा लीजिए, अन्यथा उसकी वैलिडिटी खत्म होने पर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाता। ये व्यवस्था हमारे यहाँ किया गया। इसकी डेडलाइन कितना, भुनाने की डेडलाइन 15 दिन है। 15 दिन तक के लिए वो बॉन्ड वैध होता। तो बॉन्ड जो खरीदता था उसका नाम क्या होगा, गोपनीय रखा। इसमें सरकार का अपना तर्क आएगा, अभी मैं आ रहा हूं। ये व्यवस्था हमारे यहां 2017 से कन्फर्म। अब इस बॉन्ड में जो बॉन्ड आया, तो इस बॉन्ड में जो 2017 से ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की 2017 से किया गया, लेकिन इसको लागू किया गया 2018 से। 2017-18 के वित्तीय वर्ष था, इसको इंप्लीमेंट किया है 2018 में। कन्फर्म हुआ। इसमें मैंने अभी आपसे बोला कि 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड की व्यवस्था, 1 करोड़ रुपए तक का कोई बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है। अब ये चंदा देगा कौन, चंदा कौन देगा? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, चंदा देने वालों में बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज होंगे, कारपोरेट कारपोरेट घराने होंगे, कारपोरेट हाउसेज होंगे, बड़े बड़े कारपोरेट। जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज चंदा देंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं। आम जनता चंदा क्यों? आम जनता तो चाहता कि मुझे कुछ मिल जाए। चंदा देने वाला व्यक्ति आम व्यक्ति तो होगा नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के लोग होंगे।
तो कोई भी कारपोरेट हाउसेज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, चंदा के बदले वो कुछ उससे चाहती भी है, चंदा के बदले कुछ उससे अपेक्षा भी करती है। इसका मतलब बहुत सिंपल बात है, बिना एक दूसरे के हित के कोई कार्य नहीं। आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ, बिना स्वतः के हित के कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो कारपोरेट हाउसेस चंदा देंगे, वो बहुत सिंपल सी बात है, वो अपोजिशन पार्टी को क्यों देंगे? मैक्सिमम चंदा रूलिंग पार्टी को देंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है, तो हो सकता है को अपने फेवर में कुछ काम कराएं, सरकार से कुछ अपने फेवर में काम, सरकार भी उनके फेवर के लिए काम करेगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मनी पावर को बढ़ावा मिलेगा, और मनी पावर का जो उपयोग करेगा वो पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव का माहौल भी बदल सकता है, पैसे के माध्यम से मतदाताओं को अपने फेवर में कर सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो निष्पक्ष चुनाव, तो यहां प्रॉब्लम है कि जो ये चंदा देंगे कारपोरेट घराने, इसमें प्रावधान किया गया कि ये गोपनीय रखा जाएगा, यही समस्या है। तो चंदा दिया जाएगा तो गोपनीय होगा, तो चंदा कारपोरेट हाउसेज के द्वारा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को, वो गुमनाम होगा, गोपनीय होगा। अब कारपोरेट हाउसेज का तर्क है गोपनीयता के संदर्भ में, भाई हम एक व्यवसायिक हैं, हम एक व्यवसायिक घराने हैं, व्यवसायी हैं, सरकारें बदलती रहती है, आज ये पॉलिटिकल पार्टी की सरकार, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, परसों तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी। अगर हमारा नाम प्रकाशित हो जाएगा, गोपनीय नहीं रखेंगे, तो मान लीजिए कि जो आज रूलिंग पार्टी को हमने चंदा दिया ज्यादा, अपोजिशन को नहीं दिया या कम दिया, और कल वही अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी में बदल जाएगी, कारपोरेट हाउसेज को प्रताड़ित करने का काम करेगा। इसलिए इन्होंने मांग किया कि भाई ये गोपनीय रखा जाए, ये गोपनीय। दूसरी बात, सभी लोग जानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताया है। इसका मतलब इनका भी अपना मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट्स बताया, मौलिक अधिकार बताया, संवैधानिक अधिकार बताया सुप्रीम। तो इनका अपना हित है, कारपोरेट इंटरेस्ट है, भाई जो मैं चंदा दूं पॉलिटिकल पार्टी को, फंडिंग करूं, उस पर नाम प्रकाशित नहीं, गुमनाम रखा जाए, गोपनीय रखा जाए। ऐसा क्यों? उनको तर्क दिया कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ होगी, अगर नाम प्रकाशित हो जाएगा या नाम ओपन हो जाएगा, तो हो सकता है आज जो अपोजिशन हो कल रूलिंग पार्टी के रूप में काम करेगी, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ काम करेगी या हमें प्रताड़ित करने का काम करेगी। इसलिए इन्होंने गोपनीयता का तर्क दिया। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, 210 खंडपीठ ने कंडीशन है, गोपनीयता भी, प्राइवेसी भी हमारा मौलिक अधिकार है। इसका इनका भी अपना अधिकार है, इनका भी अपना वैधानिक अधिकार के रूप में तो बताया ही। अब ये तो सब कुछ ठीक है, एक कोर्ट क्या कहता है तो भी जानना जरूरी है। कोर्ट कहता है कि गोपनीयता लोकतंत्र के प्रतिकूल है, पहली बात, और हमारे यहां 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार भी है। का मतलब
राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का पिछला डिसीजन है कि मतदाताओं को जो मतदाता जिस पॉलिटिकल पार्टी या परिवार का समर्थन कर रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है यहां कारपोरेट इंटरेस्ट है, यहां जनता का जानने का अधिकार, अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए के तहत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब एक तरफ कारपोरेट इंटरेस्ट है, एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक तो गोपनीयता लोकतंत्र के प्रतिकूल है, और दूसरा जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमें जानने का अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहां से होती, कौन करता है, तो हम वोट करने जा रहे हैं, हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां विधियों एवं अधिकारों में किसी एक को वरीयता देना हो, हमारे यहां अधिकारों को वरीयता दी जाती बजाय विधि के। विधियों एवं अधिकारों में किसी एक को वरीयता देना हो तो हमारे यहां अधिकारों को वरीयता दी जाती है बजाय विधि के। इसका मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। इसका मतलब विधि और अधिकार में किसी एक को वरीयता देना हो तो हमारे यहां अधिकारों को वरीयता दिया जाता है। सिद्ध करता है कि भारत में अनिवार्य रूप से लोकतंत्र है, भारत में अनिवार्य रूप से लोकतंत्र, भारत में डेमोक्रेसी है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में कानून बनाए गए, वो कानून कहीं न कहीं किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जानने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसलिए अधिकार एवं विधि में किसी एक को वरीयता देना हो, हमारे यहां अधिकारों को वरीयता दी जाती है बजाय किसी विधि के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, जो जानने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों को वरीयता देते हुए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में बहुत सारे कानून बनाए गए, चाहे कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया गया, इन सभी संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके कारण अधिकार एवं विधि में किसी एक को वरीयता देना हो, हमारे यहां अधिकारों को वरीयता दी जाएगी बजाय किसी विधि के। इसका मतलब ऐसा कोई कानून संसद नहीं बना सकती, कोई ऐसा विधि नहीं बना सकती किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित कर, समाप्त कर, सिद्ध करता भारत में अनिवार्य रूप से। इसलिए हमारे यहां कारपोरेट इंटरेस्ट के स्थान पर पब्लिक इंटरेस्ट को वरीयता दिया गया, और जानने के अधिकार के आधार पर इस चुनावी बांड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित। अब आगे आता है कि फिर कैसे काम किया जाए, कैसे काम, चंदा कैसे दिया जाए। तो मतलब ये थोड़ी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स आने से पहले चंदे की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके आने से पहले भी तो चंदे की व्यवस्था थी। हमारे यहां भारत में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 29 सब क्लाज सी पहले से था।
पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 सब क्लास 3 में पहले था, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा देते हैं और वो चंदा यदि 20,000 रुपए से अधिक है, वो पॉलिटिकल पार्टी इस जानकारी इलेक्शन कमीशन भारत सरकार को दे, उसका सोर्स बताएगी। लेकिन यदि ये चंदे की रकम 20,000 रुपए से कम है, 19,999 रुपए है, फिर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता इलेक्शन कमीशन भारत सरकार को। इसलिए मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी इस 20,000 रुपए चंदा लेकर के कौन फंसना चाहेगा, भाई हमको जानकारी दें। इससे अच्छा है 19,999 रुपए का चंदा ले लें और जब रिपोर्ट देना होगा तो बता दिया जाएगा कि अननोन क्या है। ये व्यवस्था हमारे यहां पहले क्लियर हुआ, ये व्यवस्था पहले से। फिर प्रॉब्लम कहां है? फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आया, चुनावी बॉन्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, उसमें समस्या क्या आ रही है? उसमें समस्या क्या आ रही है? प्रॉब्लम कहां है? थोड़ा समझने का प्रयास करिए, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि जो इन्होंने संशोधन किया है वित्त विधेयक के माध्यम से, इन्होंने कई जगहों पर संशोधन किया। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन किया, इनकम टैक्स एक्ट 19 संशोधन, क्या संशोधन किया? जो सभी लोग जानते हैं भाई, हर कंपनी को एक तो कंपनी के लाभांश पर टैक्स देना होता है, जिसे कारपोरेट टैक्स कहते हैं। एक तो कारपोरेट टैक्स, और दूसरा जो आप इनकम कमाएंगे और भी तो इनकम टैक्स देंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1960 में संशोधन किया गया, ना आप चंदा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की पार्टी को, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। अब बताओ, वैसे भी हमको टैक्स देना ही है, टैक्स तो देना ही है, और हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पार्टी को दे दिया चंदा, हम एक तो टैक्स फ्री भी हो गए, टैक्स, उसमें टैक्स लगना नहीं है। और दूसरी बात, इसके माध्यम से सरकार से हम अपने पक्ष में निर्णय भी करा सकते, सरकार हमारे हितों को भी ध्यान में रखकर काम करेगी। एक एक तीर से कई निशाना साध रहे हैं हम लोग, कई निशाना, कई फायदा एक से दिखाई दे रहा, टैक्स से भी बच गए, और दूसरी तरफ तो हम चंदा दे रहे हैं, उसके बदले कुछ हम भी अपेक्षा करेंगे। एक्ट में संशोधन, जितना चंदा देंगे, जितना बॉन्ड देंगे, उस पर टैक्स। दूसरा क्या किया, कंपनी एक्ट 1956 में संशोधन किया, 1956 में। कंपनी एक्ट 1956 में क्या संशोधन किया कि जो कंपनी अपने लाभांश का 5% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बाद चंदा दे सकते, लाभ का 5%, लाभ का
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी घाटे में चल रही है, अगर वो भी चाहे तो अपने 5% चंदा दे सकती। प्रॉफिट वाली कंपनी 5% दे, ठीक है, लेकिन घाटे वाली कंपनी भी चंदा दे सकती है, ये ठीक नहीं। हमारे देश में अनुच्छेद 14 के तहत कानून के विधि के समझ समानता का अधिकार, हमारे देश में विधि का शासन है, विधि से ऊपर भारत में कोई नहीं, विधि से, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान है। तो ये है, लाभ वाला है वो भी दे, घाटे वाला वो भी दे। घाटे वाला भी अगर देता है, हो सकता है कहीं उसका लोन माफ हो जाए, हो सकता है कि उसका जो ब्याज देना वो माफ हो जाए। का मतलब कहीं न कहीं चंदा दे करके कुछ तो सरकार से अपेक्षा करेगा ही। ये रूल ऑफ लॉ के प्रतिकूल, विधि के शासन के प्रतिकूल। कन्फर्म हुआ, प्रॉफिट वाला भी दे, घाटे वाला भी दे, ठीक नहीं, ठीक नहीं है, रूल ऑफ लॉ के कहीं न कहीं प्रतिकूल है। तीसरी बात, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में भी संशोधन किया गया। यहां संशोधन क्या किया गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और एक होता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल, पंजीकृत, एक रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना है, इस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलेगा, उसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा जाएगा, सभी को नहीं, सभी को कन्फर्म। इसका मतलब है इसको 1% वोट मिलेगा, जाए उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उस पार्टी को उस चंदा नहीं मिलेगा। इसमें भी संशोधन किया गया। अब यहां आता है, सरकार का अपना पक्ष क्लियर हो गया। सरकार कहती है कि इससे काले धन पर रोक लगे, क्योंकि ये डिजिटल चेक के माध्यम से खरीदी जा सकती है। जो बॉन्ड होगा वो डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है। कंफर्म हुआ, नकदी रकम केवल बैंक खाते में जमा होगा, वो बैंक खाते की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, सूचित करना नहीं। इसका मतलब इससे क्या होगा, काले धन पर रोक लगे, पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग कह रहे हैं काले धन पर रोक, पारदर्शिता आएगी, लेकिन पारदर्शिता कैसे आएगी, जब नाम गोपनीय रखा जाएगा तो पारदर्शिता कैसे आएगी। काले धन को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या एक विकल्प इलेक्टोरल बॉन्ड ही है? यही एकमात्र विकल्प है, और बहुत सारे विकल्प हो सकते। दूसरी बात, अगर कारपोरेट हाउसेज चंदा देगा, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, इसका मतलब कहीं न कहीं इससे क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक दल, ब्यूरोक्रेसी और व्यवसायिक घरानों के बीच एक गठजोड़ हो जाएगा, कहीं न कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए के प्रतिकूल है, क्योंकि जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और गोपनीय रखा जाता है। चौथी बात, गोपनीयता और लोकतंत्र एक दूसरे के प्रतिकूल है, इसका मतलब ये लोकतंत्र के भी प्रतिकूल है। पांचवी बात, देश में विधि का शासन, कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान की बात करता है,
देश में कानून का शासन है, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान है। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट में है वो भी दे, जो घाटे में वो भी दे, ये तो ठीक नहीं। प्रॉफिट वाला दे, घाटे वाला भी दे, कोई भी देगा तो अपने हित को ध्यान में रखकर चलो, कंपनी को, पार्टी को इतना फंडिंग कर देते हैं, उसके बदले कुछ मिलेगा, क्योंकि बिना अपने इंटरेस्ट से कोई देगा नहीं। चौथी बात, इससे मनी पावर को बढ़ावा मिलेगा। चंदा जाएगा तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारे फंडिंग आ जाएगा। तो अगर मनी पावर को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करा सकते हैं आप? पैसा दे करके आप वोट खरीद सकते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी ताकत पैसे की है। जिसके पास जैसा पैसा होगा उसके कारण प्रचार करेगा, जो प्रचार करता, जो दिखता वो बिकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के खिलाफ, मौलिक अधिकार के खिलाफ, विधि के शासन अनुच्छेद 14 के खिलाफ, ठीक है ना, पारदर्शिता के नाम पर, काले धन के नाम पर मनी पावर को बढ़ावा दे रहा। इस कारण सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसको असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि सभी सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को देंगे, और 6 मार्च तक एसबीआई भी और ये सब इलेक्शन सभी लोगों को निर्देश दिया कि 6 मार्च तक सारे ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। सारे ब्यौरा कहां से आया, कहां, ये है मेन मुद्दा। इसको ध्यान रखना कि समसामयिक घटना है, लेकिन इसको कैसे करंट को पढ़ा जाए, हमें समसामयिक जानकारी के साथ साथ एक इस सब्जेक्ट पर, एक इस विषय पर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। ये मैंने आज आप लोगों को तरीका बताया पढ़ने का, कैसे पढ़ने का तरीका हो। समसामयिक घटनाओं को केवल करंट तक, जैसा कि आजकल यूट्यूबर आते हैं, बता दिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कब लाया गया, 2017 में स्कीम लाया गया, कब से लागू, 2018 में। कंफर्म। इतना जानकारी से अब यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछता है, वो इसके माध्यम से और बहुत सारी जानकारी चाहता है, और मैंने आप लोगों को सारी जानकारी साझा किया। ये विश्वास है कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और काफी फायदा इसका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद।